बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की डिस्कशन के बाद एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्सियन एक्यूरेसी एंड एरर्स, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो अभी डिस्कस करने थे, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कल हम क्यू टेस्ट की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी कि क्यू टेस्ट क्या होता है और किस तरह के डेटा के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है। आज एक एग्जाम्पल की मदद से हम उस क्यू टेस्ट को अप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो क्वेश्चनेबल वैल्यू है उसके मुतल्लिक डिसाइड करने में कि आइदर हमने उसको अपने डेटा में रखना है या हमने उसको डिस्कार्ड कर देना है। क्यू टेस्ट हमें कैसे हेल्प आउट करता है। तो एग्जाम्पल है, the analysis of a city drinking water for arsenic yielded values of 5.60, 5.64, 5.70, 5.69 and 5.81 ppm। ये बेसिकली पानी का एक सैंपल लेके उसके हमने ये 5 रेप्लिकेट बनाए और उन रेप्लिकेट का एनालिसिस किया गया और ये उसकी वैल्यूज़ हमें मिली, उसके नताइज हमें मिले कि ये इतनी कंसंट्रेशन में आर्सेनिक जो है वो इन रेप्लिकेट सैंपल के अंदर पाया जाता है। अब इसमें देखें, द लास्ट वैल्यूज अपीयर्स एनोमेलिस, शुड इट बी रिजेक्टेड एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि टेबल के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक 90% है, एक 95% है और एक 99% है। ये उस एनालिसिस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है या आपको डायरेक्शन दी जाती हैं कि आपने इसको टेस्ट करना है एट 90%, 95% या 99% कॉन्फिडेंस लेवल के आपने टेस्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि आपने इसको 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर टेस्ट करना है। तो अब देखें कि हम सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इन तमाम रेप्लिकेट वैल्यूज को अरेंज करेंगे और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के करीब हैं, उनमें पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप देखते हैं जो लास्ट वैल्यू है 5.81, तो उसमें 10 का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि पॉइंट्स में है, डेसिमल में है, लेकिन बहरकैफ अगर आप उनके हिसाब से देखते हैं तो इसमें वाज़े तौर पे ये ज़्यादा फ़र्क लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक क्वेश्चनेबल वैल्यू है, हमने इसका डिसीजन करना है। अब देखेंगे कि हमने क्या निकालना था। एक हमने निकालना था क्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए ए, और एक आपने निकालना था डब्ल्यू। ए क्या है, डब्ल्यू क्या है। डब्ल्यू आपके कंप्लीट डेटा की रेंज है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू माइनस कर देते हैं, इसको स्प्रेड भी बोलते हैं। तो अब डिफरेंस बिटवीन द 5.81 एंड 5.70, ये कौन सी वैल्यूज हैं। एक आपकी क्वेश्चनेबल वैल्यू है और एक उसके जो नियरेस्ट वैल्यू है, जो नेबर वैल्यू है वो है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.11 ppm के बराबर आता है। अब आपने डेटा का स्प्रेड मालूम करने के लिए, डब्ल्यू की वैल्यू मालूम करने के लिए, हम जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर देंगे। 5.81 माइनस 5.060,
और वो आता है 0.21 ppm। अब आपके पास A भी आ गया जो कि 0.11 ppm है और आपके पास W भी आ गया जो कि 0.21 ppm। अब Q रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपने उस फार्मूले में Q इज इक्वल टू A ओवर W वैल्यूज पुट कर दी और इसका जो रिजल्टेंट आपके पास इसकी वैल्यू आती है वो है 0.52। अब आपने देखना है कि आपकी टोटल मेजरमेंट्स कितनी थी, तो ये 5 वैल्यूज थी आपके पास। जो आपके पास रेप्लिकेट मेजरमेंट्स हैं वो टोटल 5 थी। तो फॉर 5 मेजरमेंट्स अब आपने Q क्रिटिकल की वैल्यू देखनी है एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो मैं आपको अब दोबारा टेबल के ऊपर लेके जाऊंगा। यहां से मैं आपको बता दूं कि वो वैल्यू जो है वो 0.71 है, बिकॉज अब आपके कौन सी Q कैलकुलेटेड की वैल्यू जो कि 0.50 है दैट इज लेस देन 0.71 जो कि Q क्रिटिकल की वैल्यू है। वी मस्ट रिटेन द आउटलायर एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। अब 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर अब हम ये डिसाइड करने में कामयाब हो गए हैं कि ये आउटलायर नहीं था। नो डाउट ये क्वेश्चनेबल वैल्यू थी, लेकिन अब उस जो हमने उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई किया है उसने हमें बता दिया है कि आप इसको डेटा के अंदर रिटेन करेंगे, आप इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे। अगर डिस्कार्ड कर देंगे तो आपका जो अल्टीमेटली नतीजा निकलना है वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, आपने जो रिजल्ट रिपोर्ट करना है वो गलत हो सकता है, तो आप इसको एज अ आउटलायर ट्रीट नहीं करेंगे, आप इसको इस डेटा के अंदर रखेंगे फर्दर कैलकुलेशन के। अब मैं आपको बताता हूं कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर आपने 5 रेप्लिकेट मेजरमेंट के हवाले से आपने Q क्रिटिकल की वैल्यू देखी। ये टेबल देखें, आपको कर्सर नजर आएगा, ये 5 रेप्लिकेट्स हैं। ये है आपका, ये पहले कॉलम के अंदर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो Q टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपके पास कम से कम 3 रेप्लिकेट मेजरमेंट्स होने चाहिए। अगर इससे कम रेप्लिकेट मेजरमेंट्स हैं तो आप ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपने 5 आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके सामने आप चले गए 95% जो Q का क्रिटिकल लेवल है, तो ये वैल्यू आपको मिली है 0.710 जो कि 0.52 जो हमारी Q कैलकुलेटेड की वैल्यू है उससे बड़ी है। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम ये लिखा हुआ भी है, जैसे ये येलो जो है आपको नजर आ रहा है, इफ Q कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन Q टेबुलेटेड, ये Q टेबुलेटेड जो है ये बेसिकली Q क्रिटिकल को कहते हैं। देन रिजेक्ट द आउटलायर एज ड्यू टू अ सिस्टमैटिक एरर। लेकिन अगर इसका रिवर्स है, अगर ऐसा नहीं है, आपका Q कैलकुलेटेड जो है दैट इज लेस देन Q क्रिटिकल, तो देन आप उस वैल्यू को जो कि क्वेश्चनेबल वैल्यू है, सस्पेक्टेड वैल्यू है, उसको आप डेटा के अंदर रिटेन करें। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई। अब हम अगला एपिसोड है, हमने एक्यूरेसी की भी बात की थी, हमने प्रेसिजन की भी बात की थी। हम एक्यूरेसी और प्रेसिजन को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे एक टर्म बोली जाती है जो इधर लिखी नहीं है, बायस। वो भी बेसिकली एरर को मेजर करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है कि फलां बंदा जो है कितना बायस है, कितना गलत फैसला देता है, इस सेंस में उसको
कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कितनी है कि टोटल आपकी जो रिजल्ट है, जो आपने मीन वैल्यू निकाली है या आपकी मेजर्ड वैल्यू है, जो एक्सेप्टेड वैल्यू है उससे कितनी डिफरेंट है, उससे कितनी डिफरेंट है। तो जो इन एक्सेप्टेड वैल्यू का और आपकी मेजर्ड वैल्यू का जो नेट डिफरेंस है वो बेसिकली आपकी एब्सोल्यूट एरर है। यहां जो आपको इस इक्वेशन के अंदर बताया गया है, ई आपकी एब्सोल्यूट एरर है और एक्स आई जो है ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है और एक्स टी जो है ये आपकी एक्सेप्टेड या ट्रू वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपकी एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करता है। और जो एब्सोल्यूट एरर होती है ये हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव साइन बियर करती है, जो कि बताती है कि आपका जो एरर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी कि आपकी जो वैल्यू है जो आपने मेजर की है वो एक्सेप्टेड वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। वो जो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है मीन एरर, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मीन वैल्यू। अब आपने एक मीन वैल्यू निकाल ली है तमाम रेप्लिकेट मेजरमेंट्स की और फिर आपने उसका डिफरेंस चेक कर लिया किसके साथ, एक्सेप्टेड वैल्यू के साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। तो इन दोनों का जो नेट डिफरेंस है उसको हम मीन एरर बोलते हैं। यानी कि ई जो है रिप्रेजेंट करता है एरर को, तो उसके नीचे छोटा सा एम लगा देते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये मीन एरर है। उसके बाद है रिलेटिव एरर। ई लिखने के साथ हम छोटा सा लेटर आर लगा देते हैं कि ये रिलेटिव एरर है, ये रिलेटिव एरर है। एब्सोल्यूट और मीन एरर्स एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। अब देखें कि जो छोटी सी इक्वेशन लिखी गई है म्यू माइनस एक्स, ये मीन को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब हम एक्सेप्टेड या ट्रू वैल्यू की बजाय हमने मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया। उसका हम जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसके साथ डिफरेंस देखेंगे और फिर आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसके ऊपर उसको डिवाइड कर देंगे, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी परसेंट रिलेटिव एरर आ जाएगी, आपकी परसेंट रिलेटिव एरर आ जाएगी। अब अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई आप नहीं करते तो ये आपकी सिंपल रिलेटिव एरर है। अगर आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपकी परसेंट रिलेटिव एरर है। नेक्स्ट है रिलेटिव एक्यूरेसी। क्या है रिलेटिव एक्यूरेसी? क्या है? मेजर्ड और मीन वैल्यू एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। मेजर्ड और मीन वैल्यू एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। तो वो ट्रू वैल्यू का कितने परसेंट है, वो ट्रू वैल्यू का कितना परसेंट है। एक्स क्या है? ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है और म्यू क्या है? ये आपकी बेसिकली एक्सेप्टेड मीन है। तो इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिफरेंस देखेंगे आप ऊपर, डिफरेंस डिवाइडेड बाई ट्रू मीन, डिफरेंस डिवाइडेड बाई ट्रू मीन, रिलेटिव एरर। और जब हम उसको जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू है या मीन वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे आपकी एक्सेप्टेड मीन के साथ, तो वो आपकी रिलेटिव एक्यूरेसी है। और मोस्टली हम रिलेटिव एक्यूरेसी को हम इन टर्म ऑफ परसेंट जो है शो करते हैं, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्योंकि अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको हम परसेंट में क्यों शो करते हैं, क्योंकि एक आम सी बात है कि
कोई वैल्यू छोटी है, कोई वैल्यू बड़ी है, किसी का डिफरेंस कुछ आ रहा है, किसी का डिफरेंस कुछ आ रहा है। तो जब आप उनको परसेंट में शो कर देते हैं तो उन तमाम वैल्यूज के अंदर अगर आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं तो उन तमाम का आप रिलेशन देख सकते हैं कि पहले में हम कितने परसेंट गलत थे, कितने परसेंट ठीक थे, दूसरे में हम कितने परसेंट गलत हैं और कितने परसेंट ठीक है। तो जब इनको परसेंटेज में शो किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अंडरस्टैंड जो करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पहली बात तो यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इसके मुतालिक एक आम सी टर्मिनोलॉजी है, इट्स अ स्प्रेड ऑफ डेटा अबाउट द मीन पोजीशन। आपकी जो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, वो जिन रेप्लिकेट मेजरमेंट से कैलकुलेट की गई है वो इस मीन वैल्यू से प्लस साइड पे और नेगेटिव साइड पे कितनी वैल्यू है। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये भी एक स्टैटिस्टिकल टर्म है और प्रेसिजन को मेजर करने के लिए, जरा रिकॉल करें प्रेसिजन को मेजर करने के लिए इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा है कि हमने एक एरर कैलकुलेट की और उसको ही फिर हमने मैनिपुलेट करके कहीं मल्टीप्लाई किया, कहीं डिवाइड किया, कहीं माइनस किया और अल्टीमेटली हमने बहुत सी वैल्यूज कैलकुलेट की। तो इसी तरह जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है इससे हम आगे फर्दर और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं जो कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने पर्सियन वाली स्लाइड के ऊपर मैंने आपको शो भी किए थे, यानी कि रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर वेरिएंस, ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये डेटा की नेचर को देख के कैलकुलेट की जाती है। एक होता है इनफिनाइट सेट ऑफ डेटा, इनफिनाइट, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक आप जरा नोट कर लेंगे। ये जो स्लाइड्स हैं आप इनको देख भी सकते हैं। ये जीडी क्रिश्चियन का छठा एडिशन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय जीडी क्रिश्चियन, और उसका छठा एडिशन। ये उसकी एज इट इज सारी की सारी प्रेजेंटेशन जो है वो इंटरनेट पे पड़ी हुई है, मैंने वहीं से डाउनलोड करके, तो जो आपके सिलेबस का हिस्सा है मैंने उनको इसमें रखा है, बाकी मैंने इसमें से डिलीट कर दिए हैं। तो आप उनको अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो वहां से आप देख भी सकते हैं, या ये जो हमारी डिस्कशन चल रही है इनको आप अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो मोस्टली मैंने व्हाट्सएप के ऊपर ये लिटरेचर आपसे शेयर भी किया हुआ है, या बुक रिकमेंड कर रहा हूँ कि कोई भी एडिशन आप ले लें, एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय जीडी क्रिश्चियन, या फिर आप कोई भी एडिशन पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय स्कूज, वेस्ट एंड हॉलर। जो इसके मुख्तलिफ एडिशन है उनमें आथर की तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन बेसिकली ये स्कूज के नाम से फेमस है। अब जो उर्फ़े आम में एनालिटिकल केमिस्ट के अंदर ये बुक का रेफरेंस है फेमस, वो है कि फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय स्कूज। तो इस तरह से वो पहली बुक जो बताई है वो जीडी क्रिश्चियन की है, ये स्कूज की है। इसके साथ बहुत और भी आथर्स हैं, बहरकैफ इसको आप इस एंगल से देख सकते हैं, इनके रेलेवेंट चैप्टर जो है वो पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास इनफिनाइट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा के साथ, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा के साथ। और क्या किया जाता है, इसका फार्मूला दिया हुआ है समेशन xi माइनस म्यू का स्क्वायर ओवर n टोटल का अंडर रूट। xi क्या है, ये आपकी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स हैं। मसलन आपकी रेप्लिकेट मेजरमेंट 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो वो सारी की सारी रिप्रेजेंट की जाती हैं xi के साथ। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी है म्यू, मीन ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, जो ट्रू वैल्यू है।
बेसिकली मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आपके पास लेटर है एक्स बार, जो कि आपका जो फिनाइट डेटा होता है। अगर आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन जो है या मेजरमेंट्स जो है लेस देन 30 है, तो फिर आप एक्स बार यूज करेंगे मीन की जगह पे। अगर इससे ज्यादा है तो फिर आप म्यू का लेटर यूज करेंगे। ये ट्रू मीन को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, तो ये मीन ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, और एन आपके रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मेजरमेंट्स कि टोटल आपकी मेजरमेंट्स कितनी है, 30 है, 31 है, 32 है एंड सो ऑन। तो अब दोबारा देखें कि ये कैसे किया गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक आपने कॉलम बनाना है जिसके अंदर आपने लिखना है एक्स आई। कॉलम बना के आपने लिख लिया एक्स आई। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि बुक के अंदर इससे मुतल्लिका एग्जाम्पल दी गई हैं और आपने उन एग्जाम्पल को बाकायदा हल करके देखना है कि उनको किस तरह से हल किया गया है। अच्छा, तो एक्स आई वाले कॉलम में आपने तमाम की तमाम वैल्यू जो है, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है, वो 1 2 3 4 ऊपर नीचे सारी की सारी आपने लिख देनी है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उनको करना है जमा, उनका सम लेना है। ये सिंबल जो है ये समेशन का है, सम जमा करना है। तो अब आपने क्या कर लिया, उसको जमा कर लिया। जमा करने के बाद आपने उसका मीन ले लिया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट जो है उनको जमा किया। जमा करने के बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जितनी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितनी वैल्यूज आपने जमा किए हैं उतने नंबर के ऊपर आपने डिवाइड कर दिया, तो वो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा म्यू, मीन। ओवरऑल चीज़ें कुछ मिक्स हो जाएंगी। जब मैं एग्जांपल देता हूँ, बोलता हूँ, तो मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा पर्पस आपको समझाना है। अब वो एक बार मैंने बता दिया कि ये जो इन्फिनाइट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस तरह से आगे उस लेकर चलना, उसके मीन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने ये, अब आपके पास तमाम इंडिविजुअल वैल्यूज कॉलम 1 के अंदर मौजूद है और आपने म्यू जो है वो मालूम कर लिया है, मीन वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, दूसरे कॉलम के अंदर आप लिखेंगे एक्स आई माइनस म्यू। अब जो मीन वैल्यू आपकी आई है, हर एक्स आई वैल्यू जो है उसके सामने दूसरे कॉलम के अंदर आप उसका डिफरेंस जो है एक्स आई माइनस म्यू वो आप लिखते जाएंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अब आपने तीसरे कॉलम के अंदर लिखना है एक्स आई माइनस म्यू और इसका स्क्वायर। अब देखें कि आपके सेकंड कॉलम के अंदर जहां आपने एक्स आई माइनस म्यू अलग-अलग कैलकुलेट किए हैं तमाम ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वो कुछ नेगेटिव साइन के साथ हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव साइन के साथ हो सकते हैं, लेकिन जब उनका आप स्क्वायर लेके अगले तीसरे कॉलम में लिखेंगे तो वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपने क्या कर लेना, उनको आपने स्क्वायर तो आपने ले लिया हर वैल्यू का, तो अब आपने ये लेटर जो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब आपने इन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर जो है इस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं आपने उनको जमा कर लेना है। तो वो आपका आ गया समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यू लिख देनी है और इसको n की जगह पे आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख देनी है, और इसको जब आप हल करेंगे तो जो वैल्यू आपकी मिलेगी बेसिकली वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो स्प्रेड ऑफ डेटा है फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। वो पॉजिटिव साइड पे भी होता है, नेगेटिव साइड पे भी होता है, तो इसलिए उसको हम लिखने के लिए प्लस माइनस 2 साइन लगाते हैं, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस समथिंग, जो भी डेसिमल में आए या होल फिगर को आ जाता है, जो भी आता है, तो आपने सिग्मा इज इक्वल टू प्लस माइनस जो भी आपके पास वैल्यू आती है वो आपने लिख देनी है।
अब आपके पास दूसरी इसका वर्जन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फिनाइट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो बेसिकली जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, तो टोटल आपकी रेप्लिकेट मेजरमेंट्स जो है वो लेस देन 30 है। n जो है आपका वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेस देन 30 है, n इज लेस देन 30। तो इसके लिए जो आप सैंपल यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, मोस्टली ये स्मॉल s यूज किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको SD भी लिख लेते हैं, आपको बुक में जो मिलेगा वो या तो सिग्मा मिलेगा फॉर इनफिनाइट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, और जहां पे ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 से कम है तो वहां आपको S मिलेगा। S के किसके इक्वल है? ये फार्मूला वही है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब डिफरेंस क्या है? वहां हमने सिंपल n यूज किया था, यहां हम n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करेंगे। n-1 जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर फिनाइट सेट द पर्सियन इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर S। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन कैसे निकालते हैं? पहली इसको मैं बहुत ज्यादा एलैबोरेट इसलिए नहीं कर रहा कि बेसिकली आपने जो मैंने इसको कैसे प्रेजेंट करना है वो S इज इक्वल टू प्लस माइनस जो भी वैल्यू आएगी आपने लिख लेनी है। इसका अब एक दूसरा तरीका है, इसकी एक पैरामीटर है इसको चेक करने का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। S मीन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, S मीन के साथ। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट करने के लिए S ओवर अंडर रूट n, इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट n। आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई है वो लिखेंगे विदाउट साइन, और साथ उसको अंडर रूट n, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका आप अंडर रूट लेकर उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन आई। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, RSD जिसको बोलते हैं। इसको सम टाइम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोल देते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा कि इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस सेंस में बोलते हैं, ये कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें कि रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन RSD, RSD इज इक्वल टू S ओवर M मीन। इसको x बार के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, इसको x बार के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन RSD इज इक्वल टू S ओवर x बार। S रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको जो इसकी एवरेज वैल्यू आई हुई है तमाम रेप्लिकेट मेजरमेंट से, उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप इसको ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए अगर आप इसको 100 के साथ जो आपके पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आती है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको परसेंट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं, या इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी, इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। इसमें एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई है उसका स्क्वायर ले लें तो वो आपके वेरिएंस को रिप्रेजेंट। बेसिकली ये आपको मैंने गाइड कर दिया कि जैसे कल आउटलायर को ट्रीट करने के लिए जो ग्रॉस एरर को ट्रीट करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। आज वो कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि सर क्यू टेस्ट जो है उसकी समझ नहीं आ रही है या उसमें थोड़ा सा हमें मजीद एक्सप्लेन कर दें, तो वो बरखुरदार मैंने आपको एग्जांपल दे दी। एग्जांपल से मेरे ख्याल में आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। फर्दर आप बुक से उसको आप रीड करें, कुछ एग्जाम्पल बना के उसको चेक करें। आप कभी उनको किसी कॉन्फिडेंस लेवल पे देखें, कभी उनको किसी कॉन्फिडेंस लेवल पे देखें,
तो अल्टीमेटली आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हो जाएगा और आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। दूसरी जो स्लाइड मैं आपको इससे पहले बता चुका था, इस स्लाइड की बात कर रहा हूँ, वेज एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी। तो ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिससे हम किसी भी डेटा की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। इनकी भी आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल बुक में मौजूद हैं कि आपके पास ये ट्रू मीन है, आपके पास ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, रेप्लिकेट मेजरमेंट्स हैं, ये इनके मीन है। तो आप इन तमाम जो पैरामीटर मैंने यहाँ बताए हैं ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, इनको आप बाकायदा तौर पे चेक कर सकते हैं, इनको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बना के आप इनको चेक करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हो जाएगा। तो जब हम लैब में अगर इत्तेफाक होता, चूँकि अब कोरोना की वजह से हमारी लैब नहीं हो रही, तो शेड्यूल में ये था कि जो हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते, जो हमारे पास रेप्लिकेट मेजरमेंट्स आती, उसके ऊपर हमने ये सारे के सारे पैरामीटर लगाने थे। चूँकि आपका जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में पढ़ानी है उन्हीं के हमने अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंट करने थे। तो ये जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती, हमने उनके ऊपर ये सारे के सारे टेस्ट अप्लाई करने थे, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी थी, उसकी एरर चेक करनी थी, और उसके क्या कहना रिलेटिव एरर चेक करनी थी, उसकी रिलेटिव एक्यूरेसी चेक करनी थी। और इसी तरह हमने जो हमारे पास डेटा होता, हमने उसकी ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करनी थी। और स्टैंडर्ड डेविएशन से फर्दर जो पैरामीटर जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है या वेरिएंस है, ये हमने उन्हीं वैल्यू से फर्दर आपको मैंने कैलकुलेट करवाने थे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हो जाता। तो मेरा बेटा, अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आपको, जब मैंने ये इसका लिंक जो है वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना है, आप इसको सुने, आप इसको देखें, और उसके बाद अगर कोई भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो ज़रूर शेयर करें, उसका मैं जवाब आपको व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्ड करा दूँगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।